ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम। ये हमारे मोदी जी की तरफ से एक गाना आज चीन को पेश है। कितने ही कर ले सितम, गलवान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा, फिर 20 जवान, बहादुर जवान शहीद भी हुए। उसके बाद क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी। उसके बाद जयशंकर जी ने तो नतमस्तक हो गए पूरी तरह से। या वो तो बड़ी इकोनॉमी है, हम तो छोटी इकोनॉमी, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। तो जो नुकसान प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को, उससे दोहरा नुकसान जयशंकर जी के स्टेटमेंट से हुआ, ना केवल चीन को बल्कि ऐसे तमाम ताकतों को जो शायद हिंदुस्तान से उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो या किसी और स्तर पर वो हमसे ज्यादा मजबूत हो। और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं, तो ये बातचीत एलएसी के किस मुद्दे पर चल रही है? या तो आपने तब झूठ बोला था, माफी मांगिए, या आप कुछ अब छुपा रहे हो, बताइए। दोनों में से एक चीज हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूं ही बातचीत करने चले गए। नमस्कार साथियों, आज हम दो मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय महत्व का। मैं चीन पर आपसे चर्चा करूंगा, चाइना पे चर्चा, और मेरी साथी सुप्रिया जी जो कर्नाटक में आप लोग देख रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम। ये हमारे मोदी जी की तरफ से एक गाना आज चीन को पेश है। कितने ही कर ले सितम। गलवान में, अच्छा ये एक तरफा प्यार है ऐसा लगता है। मोदी जी का चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है, वन वे ट्रैफिक। गलवान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा, फिर 20 जवान, बहादुर जवान शहीद भी हुए। उसके बाद क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी। उसके बाद जयशंकर जी ने तो नतमस्तक हो गए पूरी तरह से। या वो तो बड़ी इकोनॉमी है, हम तो छोटी इकोनॉमी, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। तो जो नुकसान प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को, उससे दोहरा नुकसान जयशंकर जी के स्टेटमेंट से हुआ, ना केवल चीन को बल्कि ऐसे तमाम ताकतों को जो शायद हिंदुस्तान से उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो या किसी और स्तर पर वो हमसे ज्यादा मजबूत हों। अब उनके मन में ये आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता, वो साहस नहीं दिखाती हिंदुस्तान की राजनीतिक नेतृत्व। बात लाल आंख की थी। हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में। आप झूला झूलते, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेहमान है, आप झूलिए। लेकिन आज आप एलएसी पर वार्ता चीन से कर रहे हैं। देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते। 17 राउंड वार्ता आपकी चीन से मिलिट्री स्तर की हो चुकी है। नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते। और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं, तो ये बातचीत एलएसी के किस मुद्दे पर चल रही है? या तो आपने तब झूठ बोला था, माफी मांगिए, या आप कुछ अब छुपा रहे हो, बताइए। दोनों में से एक चीज हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूं ही बातचीत करने चले गए मिलिट्री लेवल। कोई मजाक तो होता नहीं है। 3 साल पहले 20 अप्रैल 2020 को जिन पॉइंट्स पर हमारी सेना, हमारे फोर्सेस गश्त लगा पाते थे, आज 3 साल होने वाले हैं, अगले महीने की 20 तारीख को हो जाएंगे, नहीं लगा पा रहे। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 हमारी कंट्रोल से, हमारे हाथ से जा चुके हैं। ये सब तथ्य सबको मालूम है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आपने सुने या पहली बार मैंने बोले हैं। ना केवल कांग्रेस पार्टी के मंच से
विशेषज्ञ बता चुके हैं, सैटेलाइट इमेजरी बता चुकी है, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी बता चुके हैं, स्ट्रैटेजी जो समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स जो समझते हैं, वो आपसे बार बार बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको। डेप्सांग प्लेन्स के पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13 पे अब हमारे जवान नहीं जा सकते। ये यथास्थिति, ये स्थिति है, वस्तु स्थिति चीन की, हमारे बॉर्डर पे चीन के साथ ये है। और हॉट स्प्रिंग्स और घोघरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A हमारे नियंत्रण से बाहर जा चुका है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन इंडियन सॉइल, द इंडियन EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर is discussing the LAC with them. We want to know whether PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13 of Depsang Plains and PP15 and PP17A of Hot Springs and Gogra, are we raising it strongly enough to get these patrolling points back? And then of course जो चाइना ने जो जम्फेरी रिज, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा खतरे में आ गया है, जो गेटवे है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर, बड़े खुश थे कल प्रधानमंत्री जी, मुस्कुरा रहे थे कि हम जीत गए नॉर्थ ईस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट का चुनाव जीत जाएं और पूरा नॉर्थ ईस्ट हार जाएं, इस स्थिति पे आप ले आए हैं। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो होता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे हितों के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हितों के लिए। आपके लिए सिर्फ चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, और नॉर्थ ईस्ट भले आप पूरा देश हार जाए, उनको कोई आपत्ति नहीं। क्या इस पर चर्चा होगी? और जो 26वीं मीटिंग वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स हुई थी, क्या उसमें 20 अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति के बारे में चर्चा हुई? अगर हुई तो चीन ने क्या बोला और हमने प्रत्युत्तर में क्या बोला? यह सब बातें देश जानना चाहता है। आप लाल कालीन बिछाइए, चलिए वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप लाल आंख नहीं दिखा सकते, हम वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। हमें मालूम है कि आपको पसंद है चीन, हमें आपके रिश्ते मालूम है चीन से। हमें ये मालूम है जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप क्यों बार बार वहां जाते थे। हमें मालूम है कि आपको अमेरिका से वीजा नहीं मिल रहा था। हमें मालूम है आपको लंदन का वीजा नहीं मिल रहा था, यूके का। हमें मालूम है आपको चीन से वीजा मिल जाता था, आप चले जाते थे बार बार। स्मार्ट सिटी बनवाएंगे जी, गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त कहते थे चीन हमारी मदद करेगा गुजरात में स्मार्ट सिटी बनाने की। गुजरात में तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी, अरुणाचल प्रदेश में चीन की एक स्मार्ट सिटी बन गई। ये देखिए आप फर्क। तो वादा तो मोदी जी ने ठीक किया था कि स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, वो हम समझे नहीं थे कि वो चीन बनाएगा हमारी टेरिटरी में आकर। और ये भी हमें सैटेलाइट पिक्चर्स से मालूम पड़ता है। हमारे सरकार ने कोई सर्वदलीय बैठक बुला के नहीं विश्वास में लिया कि साहब ऐसा हो गया है, बताइए अब आगे क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाहर के सैटेलाइट इमेज से हमें मालूम पड़ता है, फिर 2 दिन डिबेट्स होती हैं, 4-5 बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 8-10 दिन हम संसद में अपना बहस करने के लिए उनको मजबूर करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें बाहर कर दिया जाता है संसद से, कभी कभी जहाज से उतार दिया जाता है हम जैसे लोगों को, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। यह स्थिति चीन के साथ बनाई है। और जयशंकर जी को एक आखिरी में मैं सलाह दूंगा, उसके बाद सुप्रिया जी आपसे बात करेंगी। अर्थव्यवस्था छोटी हो सकती है, हमारी सेना का कलेजा बहुत बड़ा है, उसको कम मत आंकिए। हमारी सेना के कलेजे का अपमान मत करिए। आइंदा जब मुंह खोलें तो सोच समझकर बोलें। जयशंकर जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डिप्लोमैट रहे हुए हैं। डिप्लोमैट को सिर्फ एक चीज की ट्रेनिंग सबसे अच्छी होती है कि कब क्या और कितना बोलना है, नपातुला बोलने की एक ट्रेनिंग होती है डिप्लोमैट को। उस ट्रेनिंग के साथ भी उन्होंने धोखा किया है इस तरह की हल्की बात करके। मैं सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना मुद्दा उठाएं। बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। आप सब लोगों ने देखा होगा, आज सुबह से आप ही के चैनल चला रहे हैं और पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर है कि कैसे कर्नाटक में एक बड़ा स्कैम फिर से सामने आया है।
मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन माइसोर का जो सैंडल सोप गोल गोल आता है बड़ा ही बढ़िया होता है और बहुत सुगंधित होता है। बचपन से मैंने तो बहुत अच्छे से देखा है और देखा है बहुत लोगों को इस्तेमाल करते हुए। आज भाजपा की ये कृपा रही है कर्नाटक में कि उस संदल के साबुन में भी भ्रष्टाचार की दुर्गंध भर दी गई है। और आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते क्या हुआ है और ये कितना भयावह है कर्नाटक के लिए, जहां पर 2 दिन पहले मोदी जी थे, हाथ पकड़ के चल रहे थे येदियुरप्पा जी का, वही येदियुरप्पा जी जिनको करप्शन के चार्जेस पर घर बिठाया गया था, आज हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और वही कर्नाटका जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ कांग्रेस के खिलाफ फिर से आग उगलते हुए दिखाई दिए थे। उसी कर्नाटक में भाजपा के एमएलए माडल विरूपाक्षप्पा के लड़के प्रशांत माडल, जो एक्चुअली कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी हैं, वो 40 लाख की ब्राइब, 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। और ये घूस ऐसी वैसी घूस नहीं थी, ये किसी फलाने ने ढिमकाने ने नहीं बताया था। इस घूस के बारे में टिप ऑफ देने वाले भी श्रेयस कश्यप थे, जिनका ये टेंडर था, जो टेंडर के थ्रू आ रहे थे उनसे 81 लाख की डिमांड करी गई थी। ये शायद पहला इंस्टॉलमेंट आया था 40 लाख का। लेकिन बात 40 लाख पे नहीं टिकती है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में एमएलए साहब के लड़के, उनके घर, उनके सहयोगियों के यहां से करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं अभी तक। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। ये टेंडर को लेकर जो हेरा फेरी होती है, जिसको पेसीएम सरकार कहा जाता है, ये उनकी असलियत है। और इस सरकार की असलियत बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इनको 40% कमीशन वाली सरकार कहा तो इनको बड़ी आपत्ति हुई। लेकिन ये हमारे शब्द नहीं थे, ये कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, जो रिकॉग्नाइज संस्था है कर्नाटक सरकार की, उन्होंने लिखित में प्रधानमंत्री मोदी को यह लिख कर दिया है कि कर्नाटक के हर कॉन्ट्रैक्ट में 40% कमीशन देना पड़ता है। 2 लोगों ने आत्महत्या तक करी है तंग आकर, और आत्महत्या करने वालों में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। आपको याद होगा संतोष पाटिल जी का नाम, बड़े कमिटेड भाजपा के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कुछ काम किया, उनसे भी 40% कमीशन वसूल किया गया। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और अंततोगत्वा उन्होंने खुदकुशी कर ली। ईश्वरप्पा जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री होते थे, उनको आनंद फानन में हटाया गया था, फिर इन्होंने ही क्लीन चिट देकर वापस ईश्वरप्पा जी को मंत्री बना दिया। यह असलियत है सरकार की 40%। और कमीशनों को गिनाने पर आ जाऊं और स्कैमों को गिनाने पर, तो पीएसआई का स्कैम हुआ है, मोलासिस का स्कैम हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट का स्कैम हुआ है, तमामों ऐसे स्कैम हुए हैं जिससे कर्नाटक सरकार घिरी हुई है। यह कर्नाटक ही है जहां पर सड़कों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है इन सारे स्कैमों के चलते। लेकिन वापस अगर इनकी बात करी जाए, जो प्रशांत माडल जी पकड़े गए हैं, उनके पिता अभी भी फरार हैं, विधायक हैं, और विधायक ही नहीं है, वो चेयरपर्सन है कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के। और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसी संस्था ने टेंडर इनवाइट किए थे और उन्हीं टेंडरों के लिए 81 लाख की घूस मांगी गई थी, 40 लाख आ गई थी, बाकी दाम और आना था। लेकिन 7 करोड़ 20 लाख रुपए कैश में पकड़ा गया। ये कर्नाटक के लोकायुक्त ने पकड़ा है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। जो करप्शन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना अडानी का अ बोलते हैं, ना भ्रष्टाचार का ब बोलते हैं। एक शब्द आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से, बददिमाग प्रवक्ताओं से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से नहीं सुनाई देगा। अब सुनने में आता है कि भाई येड्डी जी, जिनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं, जिनका हाथ पकड़ के अब प्रधानमंत्री चल रहे हैं, वो अब कैंपेन कमेटी के भी चीफ बना दिए जाएंगे। तो जब चुनाव आता है तो भ्रष्टाचार एक तरफ, लेकिन असलियत जो है वो ये बयां कर रही है कि लोगों ने खुदकुशी करी है, लोगों की जान चली गई है, लेकिन कमीशन पे कमीशन खाया जा रहा है। अगर 40% कमीशन 81 लाख रुपए था तो कितने का टेंडर था, यह हम सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और टेंडर का पैसा लेने वाले उस डिपार्टमेंट के हेड के सुपुत्र थे। और एक बड़ी पते की बात है, यह मुझे यहां आते वक्त पता चला कि जो प्रशांत माडल नाम के व्यक्ति हैं, जो एमएलए साहब के सुपुत्र या कुपुत्र जो कह लीजिए हैं,
जो लेते हुए पकड़े गए हैं वो बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड पे भी ऑफिसर रह चुके हैं, और सबसे मतलब क्या विडंबना की बात होगी कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो में भी मेंबर रह चुके हैं, वहां पर भी वो कार्यरत थे। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ कर्नाटका का ये हाल है कि वहां के अधिकारी, क्योंकि वो एमएलए के लड़के हैं, भ्रष्ट सरकार का एक हिस्सा है, भ्रष्ट सरकार का एक अंग है, वो 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होते हैं, और उनके सहयोगियों से, उनके घर के यहां से 6 करोड़ रुपए अलग से करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए मिलता है। मैं पूछना चाहती हूं, आप इस तरह से कर्नाटक का चुनाव लड़ेंगे? और कर्नाटक की जनता त्रस्त है। कर्नाटक की जनता को पता है 100 रुपए का काम है तो 40 रुपए तो पहले कमीशन में खिलाना ही पड़ेगा, और जनता ने मन बना लिया है बदलने के लिए। जो बार बार दौड़े दौड़े लपके लपके, कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी फलाने, कभी धमकाने जा रहे हैं, कितनी भी बार चले जाइए, कितनी रैली कर लीजिए, कितने रोड शो कर लीजिए, जब जनता मन बना लेती है तो निकाल के बाहर ही करेगी आपको। हमने लगातार कर्नाटक की जनता के साथ उनकी आवाज में आवाज मिलाने का काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, और हम आज भी वही कर रहे हैं। और यह जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कैसे एक डिपार्टमेंट का हेड, जिसने की टेंडर इनवाइट किया था, उसी का लड़का इतनी बड़ी घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। आपके सवालों का स्वागत है। दोनों सुओ मोटो पे अगर पहले हो तो बेटर रहेगा। We've witnessed how the Prime Minister of India ended up compromising national interests when he gave that clean chit to China. I don't think this country will ever forget that dark day in our history. As if that was not enough, Mr. Jaishankar, in a podcast interview, said that China is a bigger economy. And in his words, what am I going to do as a smaller economy? I'm going to pick up a fight with the bigger economy. It is not a question of being reactionary, it's a question of common sense. These were his words, unquote. So between the two of them, they have deeply compromised India's interests vis-a-vis China. Now the Chinese foreign minister is on Indian soil. There is a red carpet welcome to him. Instead of showing him red eyes, instead of asking him, when will our territory be restored to us? 26 out of 65 patrolling points are no longer in our control. I hope Mr. Jaishankar, without batting an eyelid, without thinking of the size of the economy, without getting scared, without getting bogged down, is questioning his counterpart about these 26 patrolling points. These patrolling points are in Ghogra Hot Springs, are in Depsang Plains. The status quo ante before the 20th of April 2020 must be restored. There have been 17 rounds of talks, military level talks, and if we were to take our Prime Minister seriously, if nobody entered our territory, what are these talks being held for? Why is Mr. Jaishankar talking to his counterpart on the LAC issue? Yes, you can talk to your counterpart on the LAC issue, but you cannot take the parliament into confidence, because the LAC is an important issue for every single Indian. You cannot take your own country into confidence. You cannot call an all-party meeting. So these are very valid questions which affect every single Indian, and the Congress party will not shy from asking, from demanding answers, because the Prime Minister, even when he was the Chief Minister of Gujarat, showed tremendous love for China. Well, I'm afraid it's a one-sided love, and I hope the Prime Minister realizes that. The exports over the last 1 year have gone up. You say that you banned some apps, but look at the export figures. In my press release, I'm releasing those figures also. So these are the questions that the government of India must answer to the people of India first. And we hope the interests of India will not be compromised anymore by a weak, politically very weak government. Your questions, please. मोहन जी, क्या आप चाहते हैं कि जब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं होता है
बातचीत आप कीजिए, अपनी शर्तों पर कीजिए। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स 65 में से आपके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं, उस पर जवाब मांगिए। पूरा देश आपके साथ खड़े होने को तैयार है, आप सीधा खड़ा होना सीखिए। विपक्ष आपका साथ देने को तैयार है, आप लाल आंख दिखाने की हिम्मत जुटाइए। फौज आपकी मजबूत, विपक्ष आपका मजबूती से आपके साथ खड़ा हो। संसद में अगर चर्चा होती तो आप ही को ताकत मिलती। आप चीन को बता सकते थे कि भाई हम पर डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत आ रहा है, इसका हमें जवाब चाहिए। हम स्टेटस को एंटी अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब चीन से हिंदुस्तान के मंत्री बात करें तो दब कर बात नहीं करें। जो मंत्री पहले ही सार्वजनिक रूप से बयान दे चुका है कि हम तो छोटी इकोनॉमी है, छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं, वो किस तरह से आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकता है, मुझे आप इसका जवाब दीजिए। बात तो तब करिए जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, नहीं तो आप बात मत करिए, फिर आप नाकाबिल हैं बात करने की। जाइए 2024 के बाद हम बात करेंगे। कौन बोल रहा है ऐसा? मोदी जी को एक चस्का लग गया है, विक्टिम बन जाएं। कोई कुछ नहीं बोल रहा उनकी तरफ तो वो मेरे को गाली दे दी, मुझे गाली। कौन दे रहा है आपको गाली? किसी को कोई रुचि नहीं है आपको गाली देने में। हमारे मुद्दों पर जवाब दीजिए आप। हम बेरोजगारी पे आपसे सवाल पूछते हैं, हम चीन पर आपसे सवाल पूछते हैं, हम महंगाई पर आपसे सवाल पूछते हैं। इलेक्शन खत्म होते ही आप रसोई गैस का कीमत बढ़ा देते हैं, हम उस पर सवाल पूछते हैं। उस पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है आप में, फिर आके कहते हैं मुझे गाली दे दी। किसी ने आपको गाली नहीं दी, ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। आपके क्या संस्कार हैं आप जानिए। हाँ, देखा था अभी महाराष्ट्र में 33 साल बाद जो सीट हमने जीती, इन्हीं से जीती है हमने। देखा हमने बंगाल में 51 साल बाद हमने एक सीट जीती है, इन्होंने नहीं जीती। वो हमारी तो सीटें पूर्वोत्तर में भी बढ़ी है पिछली बार से। हाँ, हम ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं कर पाते हैं। आपके पास धन दौलत ज्यादा है, इलेक्टोरल बॉन्ड सब आप ही के पास जाते हैं। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा झटका आपको दिया, इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट होना है उस पर। तो अब भी अगर आपको अहंकार के घोड़े पे सवार होकर इस तरह की टिप्पणियां करनी है तो करिए। देखिए, ममता जी की पार्टी तो वही चलाएंगी ना, हम तो नहीं चला सकते। जो उनको निर्णय लें। हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा, हमने गोवा में देखा, कौन किसकी मदद कर रहा था वो दिख रहा था। अभी कल जो रिजल्ट आए हैं वो अगर आप थोड़ा सा सिर्फ सरसरी ढंग से भी अगर उसका विश्लेषण करें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन किसकी मदद कर रहा है। हम अपनी पार्टी चलाएंगे, हम अपनी पार्टी के निर्णय लेंगे, वो अपनी पार्टी चलाएं, वो अपनी पार्टी के निर्णय लें। रही बात निशिकांत दुबे जी के विशेषाधिकार हनन, तो उस पर जब भी कोई मेरे पास स्पष्ट उत्तर होगा मैं जरूर दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। देयर इज नो केओस इन राजस्थान। Fair enough, I have understood. No, there is no, first of all, there is no chaos in Rajasthan. The chaos is in the minds of people who think there is a chaos. There is definitely no chaos. Our vote share has gone up substantially in the northeastern states, on all the three northeastern states, if you see the results. And I don't see one state affecting the other. We are in a very vibrant, robust democracy, where in 2015 you see what happened in Delhi Vidhan Sabha election, and you saw what happened in 2014 in the Lok Sabha election on the 7 seats of Delhi. So it's the same city, the same state, two different elections within a span of 1 year will show you a different result. So you cannot say that results of Northeast will have any impact on Rajasthan. कोई ऐसा कारण हमें नहीं देना चाहिए जिससे कि कोई और देश हम पर हावी होकर हमें सलाह देने लगे। हम अपने आप में पिछले 70-75 सालों में एक हमने जगह बनाई है विश्व में, और पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबाकर भारत की लोकतंत्र की सफलता को देखता है, भारत की विदेश नीति की सफलता को देखता आया है। मुझे लगता है कि हमारी सरकारें बदलती रहती हैं, किसी भी सरकार को हमारी विदेश नीति की जो ताकत है उसको न कम आंकना चाहिए, न कम करना चाहिए। बशर्ते विदेश नीति का अडानी जी की लेना बन जाए। नहीं बोलिए ना प्लीज। बशर्ते आपने विदेश नीति की बात करी, एक सेकेंड,
आपने विदेश नीति की बात करी। विदेश नीति एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घुमाया जाए हवाई जहाज पर और उनको जगह जगह जाके कॉन्ट्रैक्ट दिलाया जाए, विदेश नीति ये नहीं हो सकती है। I will not make a single comment on a matter which is sub judice. Out of respect for the law and for the Honorable Supreme Court, I will not make a comment. पहले भारतीय जनता पार्टी को हम सलाह देते हैं कि इस तरह की हरकतें बंद कर दें कि जिसका चर्चा करने से भी शर्म आ जाती है, तो ऐसी हरकतें करना ही बंद कर दें तो हम चर्चा करना बंद कर देंगे। आपको इजराइल की मदद लेकर, जो कि आरोप है आप पर, तो यही है ना कि इजराइल की मदद लेकर आपने विपक्ष के नेताओं, अपने ही कुछ खुद अपने ही नेताओं पर जासूसी की उनके फोन्स के माध्यम से। तब नहीं शर्म आती इनको, उस पर चर्चा हो जाए तो शर्म आ जाती है इनको। ये सोचते हैं कि बीबीसी पर रेड मारेंगे तो इंग्लैंड को पता ही नहीं चलेगा जब तक कि हम उसके बारे में चर्चा नहीं करें। देखिए, वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट एरा। We are not living in the 17th or 18th century where news travels at the speed of a camel cart or at the speed of a pigeon. Now, if I am talking to you right now, anybody sitting in Papua New Guinea can also hear me out. Why don't they understand? Or they may, I'm sure they understand, but they think no one else understands. You go on the foreign soil and make fun of the country that people were ashamed of being born as Indians. तब नहीं आपको शर्म आती। आप जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, पहले उस पर थोड़ा शर्मा जाइए। हम उस पर चर्चा करना बंद कर देंगे ताकि आपको शर्म नहीं आए। पहले ये गतिविधियां बंद कीजिए। मेरी कुलीग सुप्रिया जी भी इस पर कुछ कहना चाहती। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैंने सुने वो मूर्खतापूर्ण बयान जो आईएनबी मिनिस्टर अनुराग गोलीमारो ठाकुर ने दिए हैं। पहले तो मैं उनको सलाह देती हूं कि कैम्ब्रिज का वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य जरूर सुनिएगा। आपके नयन चक्षु, आपके ज्ञान वृद्धि होगी थोड़ी। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी सॉइल पर जाकर शंघाई में, टोरंटो में, कैलिफोर्निया में, सियोल में, अबू धाबी में जाकर प्रधानमंत्री ने जो जो वक्तव्य इस देश की घरेलू राजनीति, इस देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के लिए दिए हैं, अगर हम उसके बारे में चर्चा करने लग जाएं तो भाजपा को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर वो राहुल गांधी जी का वो 1 घंटे 1 मिनट का विजिटिंग फेलो एट कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल का लेक्चर सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बारे में बात करी है। उन्होंने आप जैसे न्यूज़पेपर, आप जैसे न्यूज चैनल्स को अपनी स्लाइड पर उनकी हेडलाइन दिखाते हुए कहा है कि कैसे मीडिया, कैसे विपक्ष, कैसे जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जाता है। वो बता रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र में इन एजेंसीज का निष्पक्ष रहना और निडर रहना जरूरी है। मुझे तो लगता है वो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपको उनसे सीखना और समझना चाहिए। जब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज एन एसेट एट द वर्ल्ड स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो आपके लोकतंत्र के, हमारे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपको तो इसके बारे में खुश होना चाहिए। बजाय खुश होने के आप इधर उधर की बात करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो नाम पर आधारित थी, आज तक चल रही है, वो अच्छी है। वो ये कह रहे हैं कि जो दुनिया 2 सुपर पावर्स अमेरिका और चीन की खींचातानी चल रही है, उसमें भारत एक बहुत बड़ा पावर बन के उभर सकता है और उभरेगा। इसके बारे में बजाय ताली बजाने के, सराहना करने के, आपको लगा इस पे पीछे पड़ जाओ। तो जो लोग मंच से खड़े होकर गोली मारो के वक्तव्य देते हैं और फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, वो इस वक्तव्य का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। तो उनको मैं थोड़ी सी सलाह देती हूं, पूरा वक्तव्य समझिए, सोचिए, अपने बच्चों को भी कुछ समझाने लायक बनिएगा। That's a very sad thing. I didn't hear, I mean, I just heard it from you. But we've all seen the videos that came out in November and December of Mr. Satyendra Jain. And I've been a part of the Delhi government for 15 years. Jail was under the chief minister then, Mrs. Sheila Dikshit. Never seen this kind of an atmosphere where corruption is so deeply entrenched in the prison administration that they can get away by making such a comment with such brazen confidence. It's shameful. झटके वाली बात आप क्यों कर रहे हैं जब हमारे 2 शब्द बड़े स्पष्ट हैं, लाइक माइंडेड, समान विचारधारा के दल। झटका तब लगता है जब समान विचारधारा के दल ऐसी बात करें। मैंने जवाब दे दिया, समान विचारधारा के दल अगर ये हैं तब झटका लगेगा। ये वक्त बताएगा,
लोग बताएंगे। हम समान विचारधारा के दलों के लिए हमारी खिड़की दरवाजे खुले हैं। मैंने कुछ कहा नहीं, समान विचारधारा की बात करेंगे, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। हम विचारधारा पर समझौता बर्दाश्त नहीं करते, ना होने देंगे। No, I think they've denied this report. You're wrong there. They've denied the report on baseless speculation. ये मार्केट में चल रही थी खबर और कुछ स्टॉक मैनिपुलेशन कल भी हो रहा था, उस ग्रुप ने स्टेटमेंट लगा के डिनाई किया इस रिपोर्ट को। ये जो एक रिपोर्ट आ रही है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है अडानी ग्रुप में और ये मार्केट के पंटर्स चला रहे हैं और स्टॉक मैनिपुलेशन की कोशिश करी जा रही थी, जहां तक मेरी जानकारी है अडानी ग्रुप ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया है और कहा है कि ये बेसलेस स्पेक्यूलेशन है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि जब तक इसकी पुष्टि स्वयं अडानी ग्रुप ना करे, इधर उधर करना इसके बारे में गलत होगा, क्योंकि ये स्टॉक मैनिपुलेशन की ओर जाता है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग तक भी जा सकती है बात, जो एक क्रिमिनल ऑफेंस है इस देश के कानून के आधार पर। हमारे नेता ने लगातार ये सवाल पूछा था, यही सवाल हमने सदन में पूछा, यही सवाल हमने बाहर पूछा कि जिस अडानी समूह में इस देश के प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स जो बेस्ट फंड मैनेजर्स होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, एलआईसी को क्या पड़ी थी इन्वेस्ट करने के लिए, और एलआईसी का इन्वेस्टमेंट अब नेगेटिव हो गया। उन्होंने 29,000 करोड़ रुपए लगाए थे, उस 29,000 करोड़ रुपए की वैल्यू कम हो गई है। मतलब एलआईसी ने जिन 30 करोड़ पॉलिसी धारकों का पैसा इसमें लगाया था वो पैसा डूब गया है। 80,000 करोड़ रुपए कम हुए एलआईसी की मार्केट वैल्यू में। तब से एलआईसी का शेयर एक साल में सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलआईसी ने अडानी समूह के इन शेयरों को खरीदने के लिए और ऊंचे दाम पर खरीदने के लिए भारत के महारत्न और नवरत्न कंपनी जैसे एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स को बेचकर खरीदा गया है। ये सारे सवालों के जवाब एक जेपीसी ही दे पाएगी और इसीलिए हम लगातार जेपीसी की मांग करते हैं कि चाहे एसबीआई हो चाहे एलआईसी हो, इतने बड़े नुकसान के बावजूद एफपीओ में 525 करोड़ रुपए लगाकर क्यों खड़े हुए थे। ये सब अपने आप में गहन सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जेपीसी के माध्यम से आ सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।